गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने कल की क्लास में आय के मापदंड पढ़े थे, है ना, कि विभिन्न देशों राज्यों की हम तुलना कैसे करते हैं, और हमने उनकी औसत आय निकालना भी सीखा था। और हमने कल तुलना भी की थी कि किसी देश की जो आय है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। और यहाँ पर 2 देशों की हमने तुलना की थी, और मैंने आपसे पूछा था कि दोनों देशों में से आप किस देश में रहना चाहोगे। तो क देश में तो देखिए यहाँ पर क्या है, सभी एक समान है ना, लेकिन जो दूसरा देश है वो जिसमें गरीब है तो वो अधिक गरीब है, और जिसमें अमीर है तो बहुत गरीब है। आपसे पूछा था किस देश में रहना चाहोगे, तो आप सबके अलग अलग व्यूज़ थे। अगर आप ख में रहना पसंद करते हैं तो हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, तो हमें वहाँ रहना सही लगेगा। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज़्यादा लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं न बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि ये जो हमारी जो इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस तरह से हम अगर औसत आय को लेते हैं अपने विकास का मापदंड, अगर हम विकास के जो लक्ष्य रखते हैं कि आय ही सभी देश के विकास का लक्ष्य है, तो इसमें भी विरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब 3 उदाहरण देने हैं आपको, अपने आप करके देखने हैं ये, कि आपको 3 उदाहरण देना है जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है? तो इसकी व्याख्या करनी है आपको। प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करना है या प्राप्त करना चाहिए। तो आप अपने देश के बारे में, भारत के बारे में तो लिख ही सकते हैं, आपने अब तक ये पढ़ लिया है, तो इन सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर ऑनलाइन क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमारी जो इनकम है और उसके जो अन्य पहलू हैं, यानी किस तरह से हम उनको मेज़र करते हैं, उनको देखें। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा, यानी जो लोगों की इच्छा है, जो उनके गोल्स हैं, उनके अचीवमेंट्स हैं, उनको देखा, तो हम क्या पाएंगे कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि लोगों के विकास में सिर्फ जो आय है, यानी जो इनकम है, वो ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, बाकी जो अभौतिक कारण हैं जैसे आज़ादी, सुरक्षा, आदर, सम्मान, स्वतंत्रता, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य के विषय में भी सोचते हैं। अब ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। तालिका 1.3 आपको ये यहाँ पर नज़र आ रही है, तो महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो प्रति व्यक्ति आय है महाराष्ट्र की है, इतनी है, रुपए में है ये 1,04,000, 88,500, और बिहार की है 27,200। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2012-13 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं, यानी उस समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी या घट रही थी, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये निकाली है। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं, यानी निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है इसको अभी छोड़ते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं कि एक राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी है। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ये देखिए आप टेबल, तो इन तीनों राज्यों में से जो महाराष्ट्र है उसकी आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है प्रति व्यक्ति आय में। अगर हम ये देखते हैं कि किसी भी कोई भी जो देश है या कोई भी राज्य है वो आगे सिर्फ पैसा कमाने से निकलता है, तो इसमें बिहार सबसे पीछे रहेगा। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,07,670 रुपये कमाता है और बिहार में वो 28,774 रुपये कमाता है, कितने, एक साल में।
इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में महाराष्ट्र सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन 3 राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर भी देखते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। यहाँ तो हमने इनको प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापा है। अगर हम किसी भी देश का विकास या किसी भी राज्य का विकास अगर हम प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं तो इसमें तो बिहार सबसे पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ और आंकड़े लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र, केरल और बिहार के तुलनात्मक आंकड़े यानी कंपैरिजन यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। कौन कौन से? शिशु मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर, यानी वहाँ महाराष्ट्र में 2012 में 1000 व्यक्ति के पीछे कितने शिशुओं की मृत्यु हुई है? तो महाराष्ट्र में 25, केरल में 12 और बिहार में 43। साक्षरता दर देखिए महाराष्ट्र में 82% है, केरल में 94% है और बिहार में 62% है। तो निवल उपस्थिति अनुपात यानी प्रति 100 व्यक्ति की उच्चतर आयु 14 से 15 वर्ष तक वो कितनी है? 2010 में, यानी 14 से 15 वर्ष की जो स्थिति के जो बच्चे हैं वो कितने हैं? महाराष्ट्र में 64, केरल में 78 और बिहार में 35%। इस तरह से हम ये मान लेते हैं। अब इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। जैसे शिशु मृत्यु दर क्या होती है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। ठीक है, कि 1 वर्ष से पहले 1000 जीवित बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या है? यानी किसी देश में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 7 वर्ष से कम कितने बच्चे हैं या 7 वर्ष से अधिक कितने बच्चे हैं और उन 7 वर्ष से अधिक बच्चों में कितने पढ़े लिखे हैं। फिर निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी 14 से 15 वर्ष के आयु के जाने वाले स्कूल जाने वाले कितने बच्चे हैं। तो ये हमने सारे आंकड़े देखे हैं। तो इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर कम हो तो वो बाकी आंकड़े की तुलना में पीछे ही रहे। जैसे महाराष्ट्र में जो साक्षरता दर है इसे 82% है, लेकिन जो केरल में है वो 94% है। तो आगे हम और देखते हैं इसका। तो यह तालिका हमें क्या बताती है? यह तालिका हमें दर्शाती है, तालिका का पहला जो स्तंभ है वो दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, यानी 1000 में से 12 मर जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में यह अनुपात 25 है। महाराष्ट्र में क्या है? 1000 बच्चों में से 25 मर जाते हैं और केरल में 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि हमने 1.3 में देखा। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। और दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2012 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बहुत बड़े शहर ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं, यानी कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करने लगे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कहीं की हम साक्षरता दर ज़्यादा है लेकिन अगर कहीं मृत्यु दर ज़्यादा है तो वो देश कैसे विकास कर पाएगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी माँ बाप के लिए उसके बच्चे साक्षर ही होने चाहिए, लेकिन हर माँ बाप के लिए ये ज़रूरी है कि उसके बच्चे उनके पास होना चाहिए। अब कोई राज्य ले लो या कोई देश ले लो जहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके पास बहुत भी पैसा भी है, लेकिन वहाँ की जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से कोई देश अपना विकास कैसे कर पाएगा? क्योंकि लोगों की खुशी भी बहुत मायने रखती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आय है उसी को हम बेहतर विकास का विकल्प नहीं सोच सकते हैं। अब समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग 2/3 बच्चे कक्षा 9-10 में स्कूल नहीं जा रहे। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी कक्षा के 2/3 से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता है तो आप भी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि सभी आंकड़े, शिक्षा दर, ठीक है, मृत्यु दर,
स्कूल जाने की दर, ये सभी हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।